हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड से ही एक टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा पार्ट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपके साइंटिफिक नेम होते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो जेनेरिक नेम को शो करता है वो कैपिटल होता है, और जो स्पीसीज नेम को शुरू करता है वो लेटर क्या होता है, स्मॉल से शुरू होता है। लेकिन कभी कभी आप नोटबुक में या बुक में या आपके क्वेश्चंस पेपर में आपको ऐसे साइड में एक पर्टिकुलर ऐसे एब्रीवेटेड फॉर्म दिखाई देती होगी। तो एक्चुअल में ये एब्रीवेटेड फॉर्म साइंटिस्ट के या उस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिस्ट के नाम की होती है जिन्होंने भी स्पीसीज को डिस्क्राइब किया होता है फर्स्ट टाइम। तो जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है तो हमेशा एब्रीवेट कर दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और वो इटैलिक्स में भी नहीं लिखा जाता। मतलब आप बुक्स में भी उसको देखेंगे तो कभी ऐसे टेढ़ा करके नहीं लिखा होगा, वो सीधा ही लिखा हुआ होता है, और आप अंडरलाइन भी उसको नहीं करते, तब आप उसको नोटबुक में नोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसे क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी जब भी वर्ड आते हैं आपके सामने बुक में तो आपको कभी कभी ये कंफ्यूजिंग भी लग सकते हैं। सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, टैक्सा, कैटेगरी, क्लासिफिकेशन। लेकिन आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझना चाहें तो ऐसे समझें, जैसे मान लो आप मार्केट में गए और आपको सब्जी लेनी है और वो सब्जी पूरी मिक्स करके रखी हुई है कि उन सब्जियों में कहीं भी डिमार्केशन नहीं है कि जैसे जो भी सब्जियां वो सारी मिक्स करके एक पर्टिकुलर पैच बना के वहाँ पे रखा और आपको वहाँ से सेपरेट करके निकालना है। तो उसमें आपको वहाँ से उनको अलग अलग सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। और आप मान लो आलू ही लेना चाहते हैं या बैंगन लेना चाहते हैं या टमाटर लेना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ मिक्स है। मिक्स होगा तो आप उसको निकाल नहीं सकते, एक पर्टिकुलर सब्जी को लेकर नहीं जा सकते। उसी तरीके से हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो एनिमल या प्लांट वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारे एनिमल हैं। अप्रोक्स माने जाते हैं कि आपके 10 मिलियन के आसपास से, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। 1 मिलियन के आसपास हमने वो कर रखे जिनको हमने कुछ पर्टिकुलर नाम दे रखे। इसके अलावा 2 to 3 मिलियन, इवन 10 मिलियन तक ऐसा मानते हैं कि उनके बारे में कुछ भी अभी नहीं पता, ऐसे जो स्पीसीज हैं। तो इतनी वास्ट वैरायटी में एनिमल्स का होना और प्लांट का होना, और उस पर फिर स्टडी करना, और ऊपर से आपको ये ना पता हो कि उनको दिमाग कैसे करें, तो स्टडी करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो कैरेक्टर हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पर अलग अलग क्लासेस में रख देते हैं, उसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। और टैक्सा जो वर्ड है, जब कैटेगरी मान लो उसकी कैटेगरी बनाते हैं कि आपने पर्टिकुलर को ए कैटेगरी में रखा, फिर बी में रखा, फिर जो आप कैटेगरी बनाते हैं उसका साइंटिफिक टर्म क्या है, टैक्सा। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना और एक लॉ बना देना उसके लिए कि इसी लॉ के अकॉर्डिंग ये सारे अरेंज होंगे, वही कहलाती है टैक्सोनॉमी। हम बहुत सिंपल सा पढ़ते हैं। जब भी आप अपने आसपास लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं तो आपको एक वास्ट वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे। मतलब आप इवन डेली लाइफ में भी देखें, रोज सुबह उठकर भी देखें तो आपको इंसेक्ट की अलग वैरायटी मिलेंगी, बर्ड्स की अलग वैरायटी मिलेंगी, मैमल्स की अलग वैरायटी मिलेंगी, इवन रोडेंट की स्पीसीज भी अलग अलग होती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको सभी इंसेक्ट एक जैसे लगते हैं, लेकिन कभी आप उसको एंटोमोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे इंसेक्ट के हैं बहुत डिफरेंट हैं। जैसे आप इसको सिंपल ऐसे समझें कि डीप ओशियन में बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और इवन काफ़ी ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट को पता भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। जैसे होता क्या है कि कभी कभी आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो या तो उसकी लार्वल फॉर्म देखते हो, या उसकी निम्फ फॉर्म आप देखते हो, या फिर उसकी पूरी अडल्ट फॉर्म देखते हो, या फिर उसको मेटामॉर्फिस होते हुए देखते हो। जैसे आपने देखा भी होगा जो भी आपके सहतूत वगैरह की जो पत्तियां होती हैं, या फिर जो भी नॉर्मल आपके प्लांट होते हैं, कैलोट्रोपिस वगैरह का देखा होगा, तो वहाँ पर एक आपका क्रीमिश ग्रीनिश कलर का एक आपको जो कीड़ा हम जिसको बोल सकते हैं, या फिर आप उसको कैटरपिलर बोले, साइंटिफिकली बोला जाए, आपको दिखाई देता होगा। वो कैटरपिलर एक पर्टिकुलर एज तक रहता है, फिर वो किस में चेंज होता है, बटरफ्लाई में। मान लो किसी ने उसको कैटरपिलर स्टेज में देखा तो क्या बोलेगा कि कीड़े जैसा कुछ दिखाई देता है, और जब उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता, स्टडी नहीं पता, तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये कैटरपिलर बाद में किस में चेंज हो गया, बटरफ्लाई में चेंज हो गया। उसी तरीके से डीप ओशन में एक फिश पाई जाती है, एंगलर फिश। एंगलर फिश है। पहले तो इसके बारे में क्या हुआ था कि साइंटिस्ट ये मानते थे कि इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म मिलता है, हमेशा फीमेल, मेल कभी इसमें मिलता ही नहीं है। इसमें होता क्या है, इसके सर पे एक टेंटिकल सा लगा होता है, उसमें ऐसे बल्ब जैसा सा ल्यूमिनेसेंस होता है। जैसे ल्यूमिनेसेंस का मतलब अपने आप चमकना, जिसमें एक चमक होती है।
आपने देखा भी होगा जैसे काफ़ी सारी फंगस होती हैं, इस इवन आपके डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं जो स्विम करते वक्त या फिर आपके जब भी उनमें ऐसा मूवमेंट होता है वेव का तो आपके ओशन में काफ़ी कलरेशन प्रोड्यूस होता है। वैसे एंगलर फिश जो होती है उसका जो टेंटिकल होता है वो ऐसे लट्टू के जैसा, बल्ब के जैसा होता है उसके सर के आगे, वो पूरी डीप में रहती है और अंधेरे में एक लट्टू सा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो जो भी प्रेडेटर या फिर जो उसके जिन पर भी वो फीड करती है वो वहां पर आएंगे और वो उनको पकड़ के वहां पर खा जाएगी क्योंकि वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंगलर फिश को जब खोजा गया तो हमेशा क्या मिली? फीमेल। वैसे तो इसका स्पेसिमेन मिलना बहुत मुश्किल है, अभी थोड़े टाइम पहले भी एक आ गई थी बह के, तो भी उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो जो एंगलर फिश में क्या मिली? हमेशा फीमेल मिली। तो साइंटिस्ट ये मानते रहे कि इसमें मेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाद में पता चला कि काफ़ी सारी जो एंगलर फिश हैं उनकी स्पीसीज में मेल फीमेल के ऊपर पैरासाइट होता है। मतलब जब इनमें मीटिंग का टाइम होता है तो मेल जो होता है वो फीमेल से अटैच हो जाता है और फिर उसी के स्टमक वाले रीजन से अटैच होकर हमेशा के लिए उस पर क्या हो जाता है? पैरासाइट बन जाता है और एज ए स्पर्म फैक्ट्री काम करता है, उसकी सारी पूरी बॉडी डिमिनिश हो जाती है। मतलब एंगलर फिश का स्टमक है उसी के अंदर क्या रह रहा है? मेल रह रहा है। तो साइंटिस्ट जब इसकी स्टडी की, डिसेक्शन वगैरह हुआ, एनाटॉमी वगैरह स्टडी की, तो पता चला कि इसमें मेल भी एग्जिस्ट करता है। तो हमारी अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी सारे स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पता भी नहीं है। इवन ऐसा भी बोला जाता है कि हमारी अर्थ पर काफ़ी सारी स्पीसीज तो ऐसे एक्सटिंक्ट हो गई जिनके बारे में पता भी नहीं चला कि वो एग्जिस्ट भी करती थी और उसके साथ साथ वो क्या हो गई? खत्म भी हो गई। एक और आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे एक सैलामेंडर की फॉर्म है, टाइगर सैलामेंडर की फर्दर स्पीसीज पाई जाती है, वो कभी अडल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो हमेशा लार्वल फॉर्म में रहती है। अब उसको किसी ने लार्वल फॉर्म में देखा तो क्या मानेगा कि इसका हमेशा लार्वा ही रहता है, इसका अडल्ट तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन फिर दूसरा साइंटिस्ट क्या बोलेगा? नहीं, इसमें कुछ टाइम बाद मेटामॉर्फोसिस होगी और ये अडल्ट फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन ऐसा उसमें नहीं होता। तो ये आप ऐसे समझें कि नेचर में वेरिएशन बहुत सारी है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो उसमें सबको सेपरेट करने के लिए एक रूल और लॉ होना जरूरी है, उनको डिफरेंट बेसिस पर क्लासीफाई करना भी जरूरी है। अब हम समझते हैं कि हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करते हैं। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में घर में आपने कैट हमेशा देखी होगी, कैट या डॉग हमेशा देखे होंगे, तो आपके सामने एक कैट है और डॉग है, वैसे दोनों साथ नहीं रहते, लेकिन अगर वो दोनों शुरू से पालते हैं तो दोनों साथ भी रह लेते हैं। लेकिन उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है कि आप देखकर बता सकते हैं कि ये कैट है, ये डॉग है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है जो आप हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से आप नॉर्मल फ्रूट को देखें या किसी भी प्लांट को देखें तो जो नॉर्मल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं उनको देखकर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फ्रूट है, ये पर्टिकुलर प्लांट है। लेकिन जब हमें कोई साइंटिफिक स्टडी करनी होती है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसमें मैच्योरेशन किस टाइप से होता है, इसमें सीड किस टाइप से बनते होंगे, इसको एज ए क्रॉप यूज़ करना है तो कौन कौन सी कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी होंगी, तो हमें उसका पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी उसकी फैमिली है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। अब इसको हम समझते हैं कि जब भी कैटेगरी या टेक्सा बनाए जाते हैं, मतलब उसका एक लेवल डिसाइड किया जाता है, तो किस किस बेसिस पर होता है। तो जो हम हमेशा पढ़ते हैं सेल, जब भी बायोलॉजी की क्लास होती है आपके टीचर या कोई भी टीचर जरूर डिस्कस करते हैं कि सेल क्या होती है, तो हम बोलते हैं कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। फिर हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का सिंपल मतलब आप जानते हैं, प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो आपने क्या किया? क्लासिफाई किया उसको कि एक है जो विदाउट डिफाइंड न्यूक्लियस है और जो यूकैरियोट है वो कैसे हैं? आपके डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ है। फिर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर का मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बना है। जैसे यूनिसेलुलर आपके यूकैरियोट्स में आते हैं प्रोटिस्ट, मल्टीसेलुलर में कौन आती है? फंगस, एल्गी, जो भी फर्दर आपके ऑर्गेनिज्म वो सब क्या है? मल्टीसेलुलर है। तो हमने क्या किया है? पहले सेल को लिया, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक अलग सेपरेट कर दिए, यूकैरियोटिक अलग सेपरेट कर दिए। फिर प्रोकैरियोटिक में जाएंगे तो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया अलग अलग मिलेंगे। आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में, यू बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में है। फिर यू बैक्टीरिया में जाएंगे तो एरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक बैक्टीरिया। तो मेरे समझाने का सिर्फ मतलब ये है कि जितना आप कैरेक्टर लेते जाएंगे उतना ही क्लासिफिकेशन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो जितने आप कैरेक्टर स्टडी करेंगे उतना ही क्लासिफिकेशन का लेवल और डीप होता चला जाता है। तो आप जब भी टेक्सोनोमिकल वर्ड या जो भी आप टेक्सोनोमी हम पढ़ते हैं तो मेरे सोचते हैं कि जब भी टेक्सोनोमी के बारे में लिखा होता है तो नॉर्मल हम क्या पढ़ते हैं कि फैमिली क्या है, जीनस, स्पीसीज, जेनरा, ये सब क्या है, किंगडम क्या है। लेकिन आप हमेशा याद रखें टेक्सोनोमी की अगर स्टडी ना हो
तो कोई भी जो बायोलॉजी की स्ट्रीम है वो आगे मूव नहीं कर सकती, उसमें आगे जो भी आपकी साइंटिफिक स्टडी है वो कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेंगे। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हवाई का। हवाई एक आइलैंड है और स्टेट है किसका, अमेरिका का। काफ़ी फेमस भी है और इसके बीचेस बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या पाई जाती है, सोयल, जैसे पिंक, इवन कहते हैं रेड, और बिल्कुल वाइट सफ़ेद रंग की भी यहाँ पर सोयल पाई जाती है। हवाई में क्या हुआ कि वहाँ पर एक फर्न की वैरायटी थी और उसके ऊपर एक बीटल थी। उसने लगातार फीड करना शुरू कर दिया। बीटल एक तो होता है कि जैसे आप नॉर्मल बीटल देखते हैं रेड कलर का या इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें ऐसे 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 स्ट्रक्चर बने होते हैं, और एक आपने देखा होगा येलोइश कलर कुछ होता है, एक इससे थोड़ा बड़ा होता है, उसका मुंह थोड़ा सा बड़ा होता है और क्लो जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो बहुत जल्दी ये फीड करते हैं। ये जो बीटल थी ये फन को क्या कर रही थी, डिस्ट्रॉय कर रही थी। और अब एंटेमोलॉजिस्ट जो होते हैं, मतलब जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीटल हवाई में आई कहाँ से, क्योंकि बाकी किसी भी आइलैंड पर या कॉन्टिनेंट पर ये नहीं पाई जा रही, सिवाय किसके, जो ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के ग्रीन हाउस है, सिर्फ उनमें पाई जा रही है और कहीं पर भी नहीं पाई जा रही। तो अब इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, भाई इसका कोई क्या नहीं था, वहां पर प्रीडेटर नहीं था। तो इस बारे में डिस्कशन चलता रहा, 1921 की बात है। उसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे पिम्बर्टन, वो कहाँ पर गए, ऑस्ट्रेलिया गए। वहाँ पे किसी का कलेक्शन था, जैसे हमारी आदत होती है ना, जैसे जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती है हम कलेक्ट कर लेते हैं, लीव्स वगैरह, वैसे लोगों को आपके इंसेक्ट कलेक्ट करने की भी क्या होता है, मतलब शौक होता है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट 1857 का कलेक्शन था और उनको वहाँ पर इस पर्टिकुलर बीटल के बारे में थोड़ा सा पॉइंट मिला। उस बीटल के बारे में लिखा हुआ था और उससे का ये लिखा हुआ था कि कहाँ से ओरिजिनेट मिलती है और उस लोकेलिटी में कहाँ मिलती है। और बात ये थी कि सिर्फ उसका एक ही स्पेसिमेन था। एक स्पेसिमेन क्या डिनोट करता है कि वहां पर उसका नंबर क्या है, कम, तभी तो एक स्पेसिमेन रखा गया। तो उन्होंने वहां पर जो भी लोकल एरिया था उसका पूछा कि ये जो बीटल है कहाँ पर पाई जा सकती है। तो जो भी उसका कलेक्टर था, जिसने भी कलेक्ट किए थे वो इंसेक्ट, उसने उस लोकेलिटी का भी नाम लिखा था कि सिडनी में इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में ये पर्टिकुलर बीटल पाई जाती है। तो वो लोग वहां पहुंचे, वहां पर देखा कि वहां पर वो बीटल है, सेम वही बीटल है जो कहां पर थी, हवाई में उस पर्टिकुलर फन की वैरायटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो उन्होंने वहां पर देखा कि बीटल है लेकिन उसका जो नंबर है वो क्या है, काफी कम है। तो उन्होंने क्या पाया, वहां पे एक बार्केनोइड पैरासाइट था। बार्केनोइड पैरासाइट है, हम बोलते हैं आपकी ततैया, वास्प जैसा होता है, ततैया जिसको बोला जाता है, वो उसका नंबर क्या था, बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से इसका नंबर क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। पता क्या चला कि ये जो वास्प की वैरायटी है ये क्या करती है, इस पर्टिकुलर जो बीटल है उसकी जो लार्वल फॉर्म है उस पर फीड करती है और उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अब डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि अगर मान लो किसी भी आपके इंसेक्ट को उसकी लार्वल फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो नंबर क्या हो जाएगा उसका, अपने आप कम हो जाएगा। तो क्या किया गया, ऑस्ट्रेलिया में उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया से वो वास्प की वैरायटी कलेक्ट की गई, उसको कहाँ पर भेजा गया, हवाई भेजा गया, और वहाँ पर उस फन में जो भी इन्फेक्शन फैल रहा था और जो भी बीटल उसको डिस्ट्रॉय कर दी, उसको लगभग क्या कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया। तो इससे आपको क्या समझ में आया, जो भी टेक्सोनोमी में स्टडी होती है और जो भी वहाँ पे कलेक्शन होता है और जो लिखा जाता है साइड में कि इसको यहाँ से कलेक्ट किया है, इतने स्पेसिमेन मिले हैं, इस टाइप के स्पेसिमेन मिले हैं, उससे फायदा ये होता है कि अगर फ्यूचर में कभी उसको किसी प्रीडेटर की फॉर्म में यूज करना हो या किसी पर्टिकुलर वैरायटी को डोमिनेट करने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर वैरायटी को प्रोपेगेट करने के लिए यूज करना हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सेम ऐसा ही केस क्या हुआ कि जो फन की वैरायटी थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, किसकी वजह से हो रही थी, बीटल की वजह से हो रही थी। अब वहां पे जो भी एंटेमोलॉजिस्ट ये नहीं पता कि इसको खत्म कैसे करें। अब होना क्या चाहिए, कोई नेचुरल प्रीडेटर होना चाहिए। नेचुरल प्रीडेटर कहाँ मिला, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कैसे मिला, क्योंकि किसी ने कलेक्ट किया था स्पेसिमेन उस बीटल का और ये लिखा था कि वहां का एक ही स्पेसिमेन मिला। तो उस साइंटिस्ट ने ये सोचा कि एक ही स्पेसिमेन है तो मतलब नंबर क्या है, कम। नंबर कम होने का मतलब वहां पर कोई इसका क्या है, प्रीडेटर है। और उस प्रीडेटर को फिर वो कलेक्ट करके कहाँ पर ले गए, हवाई में लेकर गए और वहां पर उसको फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए यूज किया गया, बीटल की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस है कि जैसे आपने कभी न्यूज़ वगैरह में देखा भी होगा कि एक पर्टिकुलर कोई इंसेक्ट की वैरायटी कलेक्ट की गई या खोजी गई, कोई आपकी डिफरेंट रोडेंट की या फिर आपके मैमल्स की अलग अलग वैरायटी जब डिस्कवर की जाती हैं तो उनका सिग्निफिकेंस यही होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो नेचुरल फ्लोरा फोना है
वो कैसे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है। तो जो भी नेचर में नेचुरल फॉर्म में जो प्री प्रेडेटरी रिलेशनशिप है वो हमेशा इकोसिस्टम को क्या करती है, बैलेंस करती है। और इसी वजह से टैक्सोनॉमी को जब हम बिहेवियर में, इसके अलावा आपके जो भी आपके एनिमल्स की या प्लांट की अरेंजमेंट है पर्टिकुलर उनके इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, उसको स्टडी करने में सिस्टमैटिक्स हेल्प करती है। तो हमने इसमें क्या देखा कि अगर आप ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर डिफाइन करें, क्लासिफाई करें तो ग्रुप है, फिर आप उनकी कैटेगरी बना दें कि ये ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में, फिर आप क्या करें उनको साइंटिफिक टर्म दें टैक्सा, और फिर एक लॉ बना दें कि जिन ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर है वो एक ग्रुप में है, जो यूकैरियोटिक है वो एक ग्रुप में है, फिर जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्रुप में है, जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्रुप में है। तो उससे होता क्या है कि आप उन सबको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था कि आप सब्जी लेने जाएं और हर सब्जी अलग अलग सेपरेट रखी हुई है। हम सब्जी जब लेने जाते हैं तो सारी सब्जियां कैसे रखी होती हैं, बिल्कुल सेपरेट रखी होती हैं। एक जगह पर आपकी ग्रीन कलर की सब्जियां ज़्यादा मिलेंगी, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा मिलेंगी, तो आप उनको चूज कर सकते हैं और फिर बाद में उनको रिलेट करके आप अपनी सब्जी बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से जब आपको एनिमल्स की या प्लांट की स्टडी करनी है तो आपको उनको सेपरेट क्लासिफिकेशन से लेना होगा, उनको रिलेट करना होगा और फिर उनकी क्या करनी होगी, स्टडी करनी होगी। तो टैक्सोनॉमी का इंपॉर्टेंस यही है कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी डीप डिटेल पता होना, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, क्या फर्दर इसके रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ, और इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस करेगा। इसके अलावा आप टैक्सोनॉमी का और एग्जाम्पल, उसका सिग्निफिकेंस क्या और समझना चाहें तो जैसे अभी बारिश का जब टाइम होता है तो आपके जो मॉस्किटो वगैरह होते हैं उनकी काफ़ी सारी वैरायटी फैल जाती है। तो यूरोप में जब शुरू में ऐसी स्टडी चल रही थी तो हुआ क्या कि वहाँ पर एक एनाफ्लीज की वैरायटी थी, वो पूरे कॉन्टिनेंट में लगभग पाया जा रहा था, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही क्या हो रहा था, मलेरिया का इन्फेक्शन हो रहा था। तो वहाँ पे जो भी स्टडी कर रहे थे उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हर जगह वैरायटी पाई जा रही है, फिर उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्या मिल रहे हैं, इन्फेक्शन मिल रहे हैं, मलेरिया केसेस क्या मिल रहे हैं ज़्यादा। रीज़न क्या था, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उनकी ब्रीडिंग के लिए क्या था, फेवरेबल था, हैबिटेट क्या था वहाँ पर, फेवरेबल था, और उसकी भी फर्दर सब स्पीसीज वहाँ पर पाई जा रही थी। जो एक्चुअल में इन्फेक्शन कॉज कर रहा था मॉस्किटो, उसकी फर्दर सब स्पीसीज उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पाई जा रही थी। तो जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने पता लगाया कि ये पर्टिकुलर वैरायटी है, इस सब स्पीसीज से बिलोंग करती है, आप इसको डिस्ट्रॉय करो तो फिर मलेरिया क्या हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा। तो काफ़ी सारी जो डिजीज होती हैं, जो पैरासाइट और आप मान सकते हैं कि प्रे का जो रिलेशन है, आपके जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इनका जो इन्फेक्शन होना किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होगा, किस पर्टिकुलर एरिया में कम होगा, वो सब किस पे डिपेंड करता है, उनकी टैक्सोनॉमी। हाँ, जैसे और हम अगर इसके बारे में एग्जाम्पल लेना चाहें तो कोविड के बारे में ले सकते हैं। कोविड है, बहुत नॉर्मल है, आजकल हम हर जगह सुनते हैं, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, इवन बोला भी जाता है कि आपको ऐसे प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो कोविड का भी जो वैक्सीनेशन है या कोविड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये माना जाता है कि बैट और पेंगोलिन दोनों को रखा जाता है। बैट एक आपका जैसे मैमल है, पेंगोलिन भी मैमल है, पेंगोलिन लेकिन रेप्टाइल जैसा दिखाई देता है मैमल। तो जो पेंगोलिन और बैट हैं दोनों में सार्स के वायरस पाए जाते हैं जो कोविड से 80-85% तक मिलते जुलते हैं। तो फिर क्या माना गया कि उनसे कहीं पर ओरिजिन हुआ होगा, जिसके लिए अलग अलग थ्योरियां दी गई है कि जो भी ये वायरस है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो जो टैक्सोनॉमी है वो आपको रिलेट करने में हेल्प करती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग में जो भी ऑर्गेनिज्म उनके साथ वो रिलेशन में कैसे है। तो आप इसको अपनी नोटबुक से या बुक से पढ़कर देखें और साथ साथ में जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते रहें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया था ग्रुप, कैटेगरी, टैक्सा और टैक्सोनॉमी के बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में और फिर उससे आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम क्लासीफाई किस बेसिस पर करते हैं, जैसे आप किंगडम किस बेसिस पर बने, फाइलम किस बेसिस पर बनाए गए, या जीनस या स्पीसीज जो हैं वो किस बेसिस पर रखी जाती है, फैमिली कैसे रखी जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको एक बार पढ़ लें, इसको डिस्कस करें और इससे रिलेटेड डाउट पूछें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।